हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी फोर्थ पेपर के अंतर्गत हमने पिछले कुछ वीडियोस में विभिन्न उद्योगों के बारे में पढ़ा था। छात्रों, आज हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों को जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं और क्या उनका स्तर है। लेकिन विश्व के औद्योगिक प्रदेश पढ़ने से पूर्व हम औद्योगिक प्रदेश का सामान्य अर्थ, परिभाषा और किस तरह से औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है, इस बात पर जोर देंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। विशेष कारक सुविधाओं के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष में अनेक कारखाने स्थापित हो जाते हैं। ये कारखाने किसी एक उद्योग के भी हो सकते हैं और एक से अधिक उद्योगों के भी। धीरे धीरे उस क्षेत्र में एक ही उद्योग के कारखाने बढ़ने लगते हैं या एक ही कारखाने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर दी जाती है। यह उद्योग का लंबवत विकास कहलाता है। उसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अनेक कारखाने स्थापित हो जाते हैं। यह उद्योगों का क्षैतिज विकास कहलाता है। लंबवत और क्षैतिज विकास वाले उद्योगों के सेवार्थ अर्थात इन दोनों प्रकार के उद्योगों की सेवा के लिए उनकी मशीनें ठीक करने हेतु कई वर्कशॉप कारखाने स्थापित हो जाते हैं। ऐसे विकास को कर्णवत विकास कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। वहाँ उद्योगों में लंबवत, क्षैतिजीय और कर्णवत तीनों प्रकार का विकास हो जाता है। यहाँ उद्योग विविधता के साथ साथ कारखानों की संख्या बढ़ने लगती है और इनमें उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। कारखानों की संख्या से भी अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता का है। हम किसी भी क्षेत्र को, प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश तभी मानेंगे जब वहाँ उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता हो और उनमें संबद्धता हो। केवल कारखानों की संख्या और उत्पादन के आधार पर हम किसी को औद्योगिक प्रदेश नहीं कह सकते। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता का होना आवश्यक है। क्षेत्र के अनेक उद्योग आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पूरक होते हैं। विशेष सुविधाओं के फलस्वरूप एक विशेष संगठित औद्योगिक भूस्वरूप विकसित हो जाता है। उस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो ये सारी बातें किसी भी औद्योगिक प्रदेश के लिए आवश्यक होती हैं। इन विशेषताओं के साथ ही हम मुख्य बिंदुओं के द्वारा औद्योगिक प्रदेश की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी अभी जानने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक प्रदेश का अर्थ और विशेषताएं, इसके अंतर्गत कुछ और बातें हम देख लेते हैं। एक विस्तृत भू क्षेत्र, धरातलीय क्षेत्र, जहां एक ही प्रकार या अनेक प्रकार के उद्योग से संबंधित कई कारखाने स्थापित होते हैं और औद्योगिक भूदृश्य का विकास होता है, उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। इसकी आर्थिक संरचना में औद्योगिक कार्यों की प्रमुखता होती है। औद्योगिक प्रदेश सामान्य रूप में औद्योगिक भूदृश्यों के समूह होते हैं। उद्योग धंधों की प्रमुखता वाले लघु औद्योगिक प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत एक संपूर्ण नगर अथवा उद्योग धंधों की प्रधानता वाले उसके किसी क्षेत्र विशेष को शामिल करते हैं। किसी लघु क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों या कारखानों के एकत्रीकरण से उत्पन्न औद्योगिक भूदृश्य को औद्योगिक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रीय आकार सामान्य रूप में औद्योगिक प्रदेश से छोटा और औद्योगिक केंद्र से बड़ा होता है। उद्योगों की स्थापना के लिए जहां उपयुक्त दशाएं मिलती हैं, वहां पहले एक या एक से अधिक आधारभूत उद्योग स्थापित होते हैं और बाद में
वहाँ आधारभूत उद्योग से संबंध सहायक या पूरक और आश्रित औद्योगिक इकाइयाँ समूहित होने लगती हैं, एकत्रित होने लगती हैं, जिससे जटिल औद्योगिक भूदृश्य का विकास होता है। एक औद्योगिक सम्मिश्र में सामान्यतः परस्पर अर्थात आपसी संबंध उद्योग विकसित होने लगते हैं, एक दूसरे से संबंधित उद्योगों का विकास होने लगता है। अब औद्योगिक भूदृश्य युक्त ऐसे क्षेत्र को जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने संकेंद्रित होते हैं, उन्हें हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ये शब्द मैंने पहले भी आपको बताया था, श्रृंखलाबद्धता बहुत आवश्यक है। तो ऐसे क्षेत्र जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने केंद्रित हों, औद्योगिक प्रदेश कहलाएगा। एक औद्योगिक प्रदेश में कारखानों की संख्या अधिक होती है और वे सामान्य रूप में श्रृंखलाबद्ध और संबंधित होते हैं, जिससे औद्योगिक भूदृश्य प्रकट होता है, दिखाई देता है। औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं निम्न है। अब हम किसी औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं बता सकते हैं, उन पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उद्योगों की प्रमुखता। किसी भी औद्योगिक प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उद्योग। तो वहाँ उद्योगों की प्रमुखता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ कारखानों की संख्या अधिक होती है और अधिकांश कार्यशील जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों में संलग्न होती है। ठीक है। नंबर 2, एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत उद्योग प्रधान कई नगर सम्मिलित होते हैं। कारखानों के संकेंद्रण से औद्योगिक नगर का उद्भव और विकास होता है। कारखाने सामान्यतः नगरों के समीप स्थापित होते हैं क्योंकि वहाँ उद्योगों के स्थानीकरण की आवश्यक दशाएं विद्यमान होती हैं। तीसरा लक्षण या विशेषता, उद्योग और नगर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और औद्योगिक प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण का स्तर अति उच्च पाया जाता है। चौथा बिंदु है, और एक औद्योगिक प्रदेश के विभिन्न उद्योग और कारखाने आपस में संबंधित होते हैं। एक उद्योग के उत्पाद दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिससे औद्योगिक संश्लिष्ट या सम्मिश्र का विकास होता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत औद्योगिक भूदृश्य पाया जाता है। औद्योगिक भूदृश्य से तात्पर्य है कि ऐसे दृश्य जहां सर्वत्र कारखाने, धुआं निकालती हुई चिमनियाँ, श्रमिकों की कॉलोनियों की पंक्तियाँ, बड़े बड़े रेल यार्ड, रेल और सड़क मार्गों के जाल, आपस में जुड़े हुए नगर आदि दिखाई देते हैं। अर्थात सर्वत्र औद्योगिक स्वरूप हमें नजर आता है, तो उसे हम औद्योगिक भूदृश्य कहते हैं। औद्योगिक प्रदेश में विनिर्माण से संबंधित कार्यों की प्रमुखता होती है, अर्थात औद्योगिक कार्यों की प्रधानता होती है, और कृषि या अन्य प्राथमिक कार्य गौण होते हैं। नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में सब्जियां, फल, फूल आदि की खेती और दुग्ध पशुपालन किया जाता है। अधिकांश औद्योगिक नगरों में कारखानों के निकट श्रमिकों की कॉलोनियां स्थित होती हैं और छोटी बड़ी मलिन बस्तियां भी पाई जाती हैं, जहां कारखानों में काम करने वाले श्रमिक और उनके परिवार रहते हैं। अब अभी तक हमने जो बात की थी वो औद्योगिक प्रदेश, उनका अर्थ, परिभाषा और प्रमुख विशेषताएं या लक्षण। अब हम देखते हैं कि किसी प्रदेश को हम औद्योगिक प्रदेश के में कैसे निर्धारित करें, तो क्या आधार है जिसकी सहायता से उसका सीमांकन किया जा सके। तो हम उस पर बात करेंगे। लगभग समान स्तर के औद्योगिकरण वाले भू क्षेत्र को एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन हेतु उन तत्वों को मापदंड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जो औद्योगिकरण के स्तर को प्रकट करते हैं। औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के मुख्य आधार या मापदंड निम्न है।
सबसे पहला मापदंड है कारखानों की संख्या। औद्योगिकरण स्तर की माप का यह सबसे सरल मापक है। कारखानों की उपस्थिति उच्च औद्योगिकरण को और कारखानों की कम संख्या निम्न औद्योगिकरण को दर्शाती है। कारखानों के आकार या उत्पादन पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, वास्तविक माप के लिए नहीं है, यह केवल स्थूल माप के लिए उपयोगी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कर्मचारियों की संख्या। औद्योगिकरण की मात्रा और स्तर के निर्धारण हेतु उद्योग में संलग्न कुल कर्मचारियों की संख्या को भी मापदंड बनाया जा सकता है। यदि संख्या अधिक है तो उच्च स्तर के औद्योगिकरण का सूचक होगी। लेकिन इस मापदंड का एक दोष है कि उत्पादन की मात्रा का निर्धारण केवल कर्मचारियों की संख्या से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक मशीनीकृत और यंत्रीकृत संचालित उद्योग का उत्पादन कर्मचारियों की संख्या कम होने पर भी अधिक हो सकता है, जबकि श्रम प्रधान कारखानों में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए औद्योगिकरण स्तर के निर्धारण हेतु कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रयोग अधिक सार्थक नहीं है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन में संलग्न श्रमिकों की संख्या। इसके लिए केवल उन्हीं श्रमिकों की संख्या का प्रयोग करते हैं जो वास्तविक उत्पादन क्रियाओं में संलग्न है। इसमें उत्पादन में सहायक कर्मचारियों जैसे व्यवस्थापक, शोधकर्ता, कार्यालय कर्मी आदि को सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन उपयुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या की भांति यंत्रीकरण में अंतर होने पर उत्पादन की मात्रा और औद्योगिकरण के स्तर में अंतर आ जाता है। अगला बिंदु है कुल कार्यशील जनसंख्या से औद्योगिक श्रमिकों का अनुपात। अब ये बिंदु क्या दर्शाता है? इसमें यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में रोजगार में संलग्न कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत औद्योगिक कार्यों में संलग्न है। इसके द्वारा औद्योगिकीकरण के स्तर की अधिक सही माप दर्शाई जा सकती है। इसके द्वारा औद्योगिक क्रिया की गहनता का ज्ञान होता है, लेकिन औद्योगिकरण के उच्च या निम्न स्तर को नहीं दर्शाता है। तो ये बिंदु भी हमें सही मापदंड नहीं दर्शा सकता है। अगला बिंदु औद्योगिक उत्पादन की मात्रा। औद्योगिक उत्पादन की कुल मात्रा के आधार पर भी औद्योगिकरण के स्तर को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। एक समान प्रकार के उद्योग के लिए यह मापदंड सुगमता से प्रयोजनीय है, किंतु जब एक ही क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, तब इस मापक का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उत्पादित वस्तुओं की मात्रा का मूल्यांकन किसी एक इकाई में करना आवश्यक होता है, क्योंकि समान इकाई के अभाव में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के स्तर की तुलना करना मुश्किल है। उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि ये सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। यह औद्योगिकीकरण के स्तर की माप का सर्वाधिक सार्थक और विश्वसनीय मापदंड माना गया है। किसी उद्योग में उत्पादित वस्तु के मूल्य में से, ध्यान से सुने इसको, किसी उद्योग में उत्पादित वस्तु के मूल्य में से कच्ची सामग्री के मूल्य को घटाने पर उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कच्ची सामग्री के मूल्य में होने वाली वृद्धि को उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि कहा जाता है। इस मापदंड के द्वारा दो क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण या दो उद्योगों के स्तर की वास्तविक तुलना की जा सकती है। आंकड़ों की अनुपलब्धता होने पर इस मापदंड का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा।
उद्योग में प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा के आधार पर भी औद्योगिकरण स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। इसके प्रयोग से यांत्रिक शक्ति का अधिक उपयोग करने वाले उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है। श्रम प्रधान उद्योगों का महत्व कम होने लगता है। ऊर्जा की मात्रा संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता इस मापक के प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि हम किसी क्षेत्र का सीमांकन औद्योगिक प्रदेश के रूप में कैसे करें। तो उनमें हमने कुछ मापदंडों की बात की थी। अब कुछ और बात हम करते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ उद्योग नहीं पाए जाते हैं, विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, उसमें हम कुछ नाम लेंगे। आर्द्र अयनवर्ती क्षेत्र, ठंडे प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और विश्व के घास स्थल या मैदानी भाग। ये ऐसे भाग हैं जो उद्योगों के लिए प्रतिकूल दशाओं वाले हैं और यहाँ उद्योगों का अभाव है। इसके अलावा जहाँ औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनमें ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोयला, जल विद्युत शक्ति और खनिज तेल, इनमें से किसी एक न एक या एक से अधिक शक्ति स्रोत उपलब्ध हैं, अर्थात उन शक्ति स्रोतों की, ऊर्जा स्रोतों की अधिकता है। दूसरे स्थान ऐसे हैं जहां कच्चा माल अधिकता में उपलब्ध है। तीसरे स्थान जहां विपुल जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए ऐसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में श्रम की आपूर्ति निरंतर हो जाती है और वहां एक विस्तृत बाजार उपलब्ध हो जाता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां उद्योगों का विकास अधिक होता है। व्यापारिक स्थिति, बंदरगाह स्थिति, वहां माल का लाना ले जाना काफ़ी आसान और सस्ता हो जाता है। इस वजह से भी ऐसे तटीय क्षेत्रों, व्यापारिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होते हैं। इन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर क्षेत्र विशेष में उद्योगों का विकास होता है और ये औद्योगिकृत अर्थात इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया कहलाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र और केंद्र स्थल, ये दो प्रकार के क्षेत्र हैं। औद्योगिकृत क्षेत्र के वर्ग में कुछ क्षेत्र हैं जैसे उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जहां विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। केंद्र स्थलीय क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें उद्योग की संख्या और विविधता दोनों होती हैं। ऐसे क्षेत्र जो दो जगह पाए जाते हैं, औद्योगिकृत क्षेत्रों के निकट क्षेत्रों में और 3 दक्षिण महाद्वीपों में। औद्योगिकृत क्षेत्र के निकट इनका विकास इसलिए होता है कि स्थान भाव के कारण कई उद्योग दूर भी स्थापित हो जाते हैं। 3 दक्षिणी महाद्वीपों में केंद्र स्थलों का विकास प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य अधिक हुआ। प्रथम प्रमुख नगर और बंदरगाह आदि ने विशिष्ट सुविधाओं के कारण औद्योगिक केंद्र स्थलों का रूप धारण कर लिया। तो यह औद्योगिक केंद्रों का बताया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों को हमने 2 भागों में बांटा है, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र में विश्व के 95% उद्योग और 86% श्रमिक कार्यरत हैं, जैसे पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका, यूरोप के पश्चिमी और मध्य भाग, यूरोपियन रूस, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये ऐसे ही क्षेत्र हैं। गौण क्षेत्र विश्व में 12 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दक्षिणी संयुक्त राज्य, पश्चिमी एंग्लो अमेरिका, मेक्सिको के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य अमेरिकी, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया, वेनेजुएला के उच्च भाग, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, चिली, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र, ब्राज़ील के पूर्वी और दक्षिणी, भूमध्य सागरीय, दक्षिण अफ्रीकी और इंडोनेशिया, फिलीपाइंस के समीपी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। अंतिम बिंदु हम देखेंगे औद्योगिक विकास का प्रारूप क्या है। औद्योगिक विकास के प्रारूप को देखने से यह ज्ञात होता है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इसका विकास सर्वाधिक हुआ, जबकि अयनवृत्तीय क्षेत्रों में यह विकास अपेक्षाकृत कम हुआ। ध्रुवीय क्षेत्र जन शून्य क्षेत्र है, अतः औद्योगिक विकास नहीं हुआ। इस प्रकार पृथ्वी के अधिकांश भाग पर औद्योगिक विकास या तो कम या हुआ ही नहीं।
अधिक औद्योगिक विकास के क्षेत्र को शक्ति पट्टी कहते हैं। इस पट्टी में विश्व की औद्योगिक शक्ति के 90% अंश का उपभोग होता है और विश्व के भारी उद्योग भी इसी भाग में स्थित हैं। एशियाई रूस, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, मेक्सिको में गौण क्षेत्र तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। विश्व के कोयला क्षेत्र अधिकांश उद्योग विकसित हुए हैं क्योंकि ये शक्ति का आधार रहा है। यूरोप के आधिपत्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ, जिसका कारण यहाँ औद्योगिक क्रांति है। यूरोपीय प्रशासन ने अपने उपनिवेशों में तकनीकी विकास किया। औद्योगिक विकास की यह एक विशेषता रही कि यह बंदरगाह उन्मुख ही रहा। बंदरगाह से माल लादने उतारने की सुविधा के कारण औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। तो ये था विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं और उनके सीमांकन के आधार। अगले वीडियो में हम विश्व के भिन्न भिन्न औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।